हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकंड सेशन करने वाले हैं जिसमें हमारा टॉपिक होगा डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। चलो यहाँ पे देखते हैं कि डायमेंशन में क्या क्या है यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट में। चलो तो डायमेंशंस डायमेंशंस का मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिर है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आखिर है क्या और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो है टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आखिर किसे कहेंगे? तो आपने पहले पार्ट में पढ़ा कि बिजनेस इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट किसे हम कहते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली अकॉर्डिंगली वो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसे फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं इस इंफॉर्मेशन का। आप यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसे कहेंगे? तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब हो गया जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिकली एक बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी उसके प्रॉफिट को, उसके प्रोडक्ट के डिमांड को ये अफेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स आखिर क्या हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे कि अधिकतर जो इसमें टॉपिक्स है वो इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, अधिकतर जो टॉपिक्स होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा इसमें, और आप इकोनॉमिक्स से रिलेट भी करोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ये बातें बोली गई। तो इसी से रिलेट हमारा करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इसमें है क्या, जैसे एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल आर सम इकोनॉमिक फैक्टर विच कुड अफेक्ट बिजनेस फर्म्स। तो ये सभी कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं। तो इसमें एक फैक्टर है आपका इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट कैसे एक बिजनेस को अफेक्ट करता है, आप ये समझो कि इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो रहा है, किस चीज़ का इंटरेस्ट रेट? तो मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट पे लोन है। ठीक है, लोन का फैसिलिटी और लोन का इंटरेस्ट रेट का बात किया जा रहा है। तो लोन का इंटरेस्ट अगर मान लेते हैं हम, अगर कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो कार जो है, कार पे जो लोन है, लोन जो मिलता है, वो लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट रेट हाई है। ठीक है, हाई हो गया यानी कि बढ़ गया इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया लोन का तो फिर क्या होगा कि कार के डिमांड पे असर पड़ेगा कि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो लोग पोस्टपोन करने लगेंगे अपने डिमांड को, और वो आगे शिफ्ट कर देंगे अपने डिमांड को कि कुछ समय बाद लेंगे जब लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और घटता है तो बिजनेस को काफ़ी वो इम्पैक्ट पहुंचाता है। सेकेंड यहाँ पे है कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर का इनकम, कि कंज्यूमर जो इनकम अर्न कर रहा है वो भी काफ़ी हमारे इम्पैक्ट करता है, हमारे बिजनेस को भी। अब एक एक कंज्यूमर का जो इनकम है वो उसके परचेजिंग पावर को क्या करता है, शो करता है कि कितना वो परचेज कर सकता है। तो जितना कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो उसका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। जैसे आप ही अगर एग्जांपल देख लो कोई भी प्रोडक्ट का, कि आपके पास जब पैसे कम होंगे तो आप नॉर्मल रेंज का प्रोडक्ट क्या करोगे, परचेज करते हो। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो आप शिफ्ट करोगे कि उसी चीज़ों में, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे वॉच का अगर ले लेते हैं, तो मैं भी अपना अगर एग्जांपल लूँ तो मेरा मेरा पहला जो वॉच था, है ना, तो वो मतलब ये 80 रुपीज़ का था। ठीक है, मैंने 80 रुपीज़ में ये एक वॉच लिया था। तो उस टाइम इनकम लेवल उतना था नहीं, लेकिन शौक बहुत था। ठीक है, अब जैसे इनकम लेवल बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, तो इनकम लेवल बढ़ने के बाद मैंने भी क्या किया, अलग अलग तरीके का, अलग अलग रेंज का क्या किया, वॉच परचेज किया। उसी तरह से हर एक कंज्यूमर का पैटर्न होता है कि वो क्या करते हैं कि जो भी इनकम है उनका अभी उसके अकॉर्डिंगली परचेज करते हैं, और जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो उसी प्रोडक्ट में वो रेंज भी बढ़ाते चले जाते हैं, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं। आज हमारे पास पैसे की अगर कमी है तो हम लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही परचेज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे पैसा आएगा तो हम और भी चीज़ें परचेज करना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास पैसे कम है
तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे ट्रैवल ही अगर करना है, ऑटो रिक्शा वगैरह को हम ये ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास इनकम बढ़ेगा तो अपना खुद का कार लेना चाहेंगे, खुद का घर लेना चाहेंगे, अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स लेना चाहेंगे। इस तरह से कंज्यूमर के इनकम से प्रोडक्ट का डिमांड रिलेटेड है कि इनकम बढ़ेगा तो उसका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा, और परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड जो है गुड्स या फिर सर्विसेज का वो भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन रेट, तो एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई दर जिसे कहते हैं। तो हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा महंगाई होगा उसके वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। खर्च यानी कि जितना प्रोडक्ट को बनाने में खर्च आ रहा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके वजह से क्या हो जाता है कि फर्म जो है प्रोड्यूस कर रही है, जो भी प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। अब प्रोडक्ट जब महंगा होगा तो फिर क्या होगा कि लोग उसको क्या करेंगे कि परचेज एक लिमिट में करेंगे, ठीक है। जब तक उसका पूरा नीड नहीं होगा, कंज्यूमर्स का पूरा नीड नहीं होगा, तब तक वो परचेज नहीं करना चाहेंगे। तो इन्फ्लेशन रेट के वजह से भी प्रोडक्ट का डिमांड हमारा क्या करता है, वैरी करता है। और हम लोग देखते हैं इसमें और कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के जो बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक इकोनॉमी में, पब्लिक सेक्टर क्या है और प्राइवेट सेक्टर क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर हो गए जो प्राइवेट कंपनीज हो गई, प्राइवेट फर्म्स हो गए, वो हो गए। और पब्लिक सेक्टर क्या हो गया, तो जो गवर्नमेंट की हो गई। तो वो किस तरह का है एक इकोनॉमी में, इससे प्रोडक्ट का डिमांड भी अफेक्ट करेगा। जो आसानी से अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, तो गवर्नमेंट हमेशा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है क्या सोच के, तो वो ये सोचती है कि क्या हो कि वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करती है। और प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो गवर्नमेंट जितना इजीली प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाएगी, वेलफेयर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो इसके वजह से प्रोडक्ट का डिमांड भी उस तरह से रहेगा। और प्राइवेट फर्म अगर ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रही है, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो प्रॉफिट मोटिव देख के वो करेगी। नेक्स्ट है रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है इकोनॉमी में, कितना लोग प्रोडक्ट को सेव कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सॉरी, प्रोडक्ट मैंने कह दिया कि इनकम को कितना वो सेव कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे काफ़ी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, ठीक है। अब जैसे सेविंग है, अब जितना ज़्यादा इकोनॉमी में क्या होगा, सेविंग होगा, तो अब ये सेविंग के वजह से इकोनॉमी में फ्लो टूट जाता है। किसका, तो मनी का जो फ्लो होता है वो टूट जाता है। जैसे आप समझो कि अब यहाँ पे एक क्या हो रहा है कि एक सेक्टर है हाउस होल्ड और एक सेक्टर है फर्म। हाउस होल्ड पूरा का पूरा पैसा सेव करने लगे, आगे इन्वेस्ट ना करे। आप ही अगर अपने पैसे को सेव कर लेते हो, मान लेते हैं कि आपने क्या किया, अपने पैसे को सेव कर लिया। अब जैसे ही आपने सेव किया, आप यहाँ पे ये एग्जांपल समझो अच्छे से कि आपने पैसे को अगर सेव कर लिया, मान लेते हैं आपने 1000 रुपये रख लिए, ठीक है। अब 1000 रुपये आपने रख लिया और ये जब आप मान लेते हैं कि 2 साल के बाद आप ड्रॉर जब सर्च कर रहे थे तो ये 1000 रुपये आपको मिले, ठीक है, 1000 रुपये मिले। तो क्या आज जो आप 1000 रुपये में सामान खरीद पा रहे हो, क्या वो 1000 रुपये में उस टाइम भी आप सामान खरीद पाओगे? 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी आपको ये मिल रहा है, तो क्या आप सेम यहाँ पे सामान खरीद पाओगे? उतना नहीं खरीद पाओगे। तो अब यहाँ पे ये बात आता है क्यों ऐसा हो गया, तो ये इसके वजह से हो गया क्योंकि फंड हमारा क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया। अब ये जब मनी फ्लो टूट गया इकोनॉमी में, तो ये क्या होगा, जैसे ही हमने पैसे सेव कर लिए, रख लिए उस इकोनॉमी से हटा के, तो जैसे ही हमने हटाया इकोनॉमी से, वहाँ पे हुआ क्या, तो वहाँ पे हुआ ये कि वो हमारा कहीं पे आगे गया नहीं। अगर बैंक में भी जाता तो वो क्या हो जाता, बैंक में भी अगर जाता वो पैसे, तो बैंक उस पैसे पे लोन देती और कहीं ना कहीं जो फर्म है वो लोन लेती और उसको उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती। अब यहाँ पे सेविंग जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा महंगाई आने का भी चांसेस है। यानी सेविंग का मतलब ये नहीं कि बैंक में सेविंग, बैंक तो किसी ना किसी तरह से फ्लो बना ही रहा है, ठीक है। लेकिन सेविंग का मतलब अगर आप इंटायरली अगर अपने घर में वो पैसे को रख लेते हो, ठीक है, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इकोनॉमी में मनी फ्लो रुक गया। और
क्या हो रहा है कि आरबीआई एक लिमिटेड अमाउंट ही क्या कर रही है, वो इशू कर रही है, और उसका कुछ पैसा आपने क्या किया है, सेट असाइड करके रख लिया। अब इकोनॉमी में जा नहीं रहा है वो, तो उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये जब लोन लेंगे और लोन पे क्योंकि लिमिटेड अमाउंट है और लोन पे इंटरेस्ट रेट फिर ज़्यादा होगा, तो लोन पे इंटरेस्ट रेट अगर फर्म को ज़्यादा देना पड़ेगा तो प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करेगी उसका कॉस्ट भी बढ़ा देगी, उसका प्राइसिंग भी बढ़ा देगी। ठीक है, इस वजह से अब प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। तो एक जगह अगर कोई प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो उससे सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। ठीक है, हर एक चीज़ उससे जुड़ा हुआ है और इन्फ्लेशन आएगा। तो रेट ऑफ सेविंग, और दूसरा एंगल है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कितना इन्वेस्ट हो रहा है इकोनॉमी में, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा पैसों को, उतना ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनी फ्लो बढ़ेगा और मल्टीप्लाई होके हमें वो पैसे मिलेंगे, और इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का डिमांड भी अफेक्ट करता है कि अगर हमारा सेविंग, हमारे कंट्री का सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या कितना हो रहा है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से भी डिमांड पे क्या होता है, असर पड़ता है। कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब परचेस किए जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, उतना ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का, हमारे कंट्री में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इनकम अर्न होगा। तो ये फर्म भी यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होगा फर्म का, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इकोनॉमी का भी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगा। और इम्पोर्ट जस्ट अपोजिट, की इम्पोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे कंट्री से फ्लो जाएगा दूसरे कंट्री में, फॉरेन एक्सचेंज दूसरे कंट्री में जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो भी हमारे इकोनॉमी पे असर डालता है। कि ट्रांसपोर्टेशन जितना आसान हो जाता है उतना प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा बूस्टअप होगा उतना ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। नेचर ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो अभी आपको मैंने मनी सप्लाई बताया कि मनी सप्लाई किस तरह से हमारे इकोनॉमी में रोल प्ले करता है। ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का और एग्रीकल्चर का क्या ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, जो भी उससे रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज इन एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है, इसी का जो डिफरेंस होगा कि वही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, कि कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ। ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं, तो फॉरेन करेंसीज को कहते हैं। जैसे डॉलर हो गया, वो फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम रखते क्यों हैं, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए रखते हैं। कि अगर हम कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं फॉरेन की कंट्री से, मान लेते हैं टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ेगा, इंडियन करेंसी नहीं चलेगा, वहाँ डॉलर इंटरनेशनल करेंसी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ गई। कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जितने भी हैं, आप यहाँ पे ये समझ लो कि 12th में जो चैप्टर्स हैं ना इकोनॉमिक्स के, या 11th में भी, तो वो सभी फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। चाहे इन्फ्लेशन हो गया, चाहे कंज्यूमर का इनकम हो गया, चाहे डिमांड हो गया कंज्यूमर का। ठीक है, वो किस तरह का है, पैटर्न किस तरह का है, ये इस पे डिपेंड करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंट है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, तो देखो सोशल इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, क्या क्या इसमें आएगा, तो कस्टम, यहाँ पे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस, बिलीफ, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल्स, लाइफस्टाइल वैल्यूज़, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगे सोशल इन्वायरमेंट में। अब सोशल इन्वायरमेंट में जैसे एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। कि कस्टम का अगर बात किया गया, तो कस्टम या ट्रेडिशन, कस्टम का मतलब क्या हो गया कि हमारे कंट्री में किस तरह से जो डिमांड पैटर्न है या फिर फेस्टिवल्स हैं, ये सभी चीज़ें किस तरह से आ रही हैं। कुछ कस्टम होता है जिसको रिचुअल्स कहते हैं,
जो इस तरह का हो रहा है जैसे इंडिया में मैरिजेस हो गए, ठीक है। तो मैरिजेस का जो कस्टम है, जो वो ट्रेडिशन है ना, जिस तरह से चलते आया है कि उसमें एक दिन का कोई ऐसा नहीं रहता है कि एक दिन में सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मल्टीपल्स स्टेजेस में वहाँ पे मैरिजेस भी कंडक्ट होते हैं। अब उसमें भी कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं कि इस तरह से अभी ये रस्म करने हैं, ये करने हैं, ये सभी कस्टम्स में आ गया। अब ये कैसे बिजनेस को अफेक्ट करेगा या इम्पैक्ट करेगा, ये भी हम आगे अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन किसे कह रहे हैं? पॉपुलेशन को कह रहे हैं कि पॉपुलेशन किस तरह का है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बिलीफ, बिलीफ सिस्टम, कि उनका किस चीज़ों पे बिलीफ है, उसके बारे में भी कहा गया। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट यहाँ पे क्या है, कितना है, ठीक है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेशनल लेवल क्या है, लाइफस्टाइल किस तरह का है लोगों का, वैल्यू क्या है, कौन कौन से वैल्यूज़ को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये सभी सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल जो अधिकतर फेमस हो रहा है, केस स्टडीज़ वगैरह में भी आते रहता है इस तरह का। तो यहाँ पे देखो क्या है कि नाउ डेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स देयर हेल्थ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड ऑफ mineral water, diet coke, etc. has increased while demand of tobacco, fatty food products has decreased. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बोला जा रहा है कि आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं यहाँ पे। और साथ साथ एक ये भी चीज़ हो रहा है कि लोग जिस तरह से हेल्थ के बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो वो किस चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं, मिनरल वाटर, ठीक है। आप देखोगे कि इंडिया में मिनरल वाटर आज के डेट में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बिहार कहीं अगर आप बात कर लो, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी यहाँ पे मिनरल वाटर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हेल्थ कॉन्शियसनेस के वजह से भी आ रही हैं, और दूसरा एक एंगल है मार्केटिंग के वजह से भी आ रहा है। हमेशा हेल्थ कॉन्शियस हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते, एक मार्केटिंग फैक्टर भी है जिसके वजह से ये चीज़ें होती है। डाइट कोक है ना, डाइट कोक ये हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गए, जो क्या हो रहा है कि लोगों को अब ऐसे 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 चीज़ें फेमस हो रही हैं जो हेल्थ लेवल पे यहाँ पे हार्म ना करे, ठीक है। और दूसरे एंगल पे टोबैको या फैटी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह का डिमांड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। बहुत जगह पे ये चीज़ें डिक्रीज भी हुई हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ का बात अलग है कि अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो ऐसा कुछ हमारा दिखता नहीं है कि फैटी फूड प्रोडक्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट तो पहुँचा है, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखें और क्या क्या बोला गया कि कोऑपरेशन between business and society will see business boom and will help the growth of professional managers as well as the country, whereas failure of any business organization in adapting itself to changes in social environment will lead to dissatisfaction among customer and rejection of प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो क्या बोला गया कि जो बिजनेस इन सभी बातों को ध्यान में रख के आगे काम करेगी, जो इन्हें ध्यान में रख के अगर काम करेगी तो उनका ग्रोथ होगा, और जो इन बातों को इग्नोर करेगी, कस्टमर्स उससे डिससेटिस्फाई होंगे, और फिर वो बिजनेस भी क्या होगा, फिर ठप होने लगेगा या लॉस मेकिंग होने लगेगा। अब जैसे आप देखो कि इंडिया में आज के डेट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियसनेस जिस तरह से लोग हो गए हैं, ऑर्गेनिक फूड्स वो ज़्यादा परचेस करना चाह रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ कम करना चाहते हैं वो भी। और इसे ही देखते हुए बहुत सारे बिजनेस ने, आप देखोगे कि 100% नेचुरल, अब वो उस पर ऐसे उनके ऐड में रहता है 100% नेचुरल, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इट कंटेन्स आयुर्वेदिक मटेरियल्स, इतनी जड़ी बूटी हैं इसमें, ठीक है। आप देखोगे इन सभी चीज़ों को कि एक कोई भी प्रोडक्ट अगर ऐसा लेके आ रहा है, तो चाहे वो सोप हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे बिस्किट हो, हर एक चीज़ में ये न्यूट्रिशन या हेल्थ कॉन्शियसनेस, या फिर आप कह लो उसे कि हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गए, या जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे हाईलाइट कर रहे हैं, है ना। आप देख लो अधिकतर प्रोडक्ट्स आप देख लोगे कि टूथपेस्ट, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे कॉपीराइट्स भी होते हैं,
ठीक है। तो जनरली क्लासेस में तो एग्जांपल्स हम लोग पूरा यहाँ पे एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं एक एक चीज़ों को, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब जैसे, अच्छा एक एग्जांपल मैं छोटा सा ले लेता हूँ। जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो पतंजलि ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या आयुर्वेदिक टूथपेस्ट निकाला। उसी से इन्फ्लुएंस होके या पैटर्न को देख के, डिमांड पैटर्न को देख के कोलगेट वेद शक्ति लेके आया। और कोलगेट उसमें क्या इंक्लूड किया कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें आयुर्वेदिक मटेरियल्स हैं। और उसी तरह से सोप इंडस्ट्रीज भी इसे इस्तेमाल कर रही है। उसी तरह से और भी, जैसे अगर हम लोग देख लें बिस्किट इंडस्ट्रीज भी आ गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों में। तो ये सभी इसीलिए इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का सोसाइटी उसे डिमांड कर रहा है, उस चीज़ों को डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये सोशल इन्वायरमेंट में कुछ एक एग्जाम्पल था, और इसमें कंपोनेंट्स देखते हैं एक एक करके। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। और अगर क्लास में अगर देखा जाए तो एक एक टॉपिक जो है वो एक एक घंटे से ज़्यादा का है। ठीक है, क्योंकि ये जो आप सोशल इन्वायरमेंट या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट देखोगे, ये फ्यूचर में जाके, लाइट कटा हुआ था थोड़ा तो लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आपका स्क्रीन तो ये सही था और एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो कि नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आगे ये मैं बता रहा था आपको कि क्या हो रहा है कि बेसिकली जिस तरह के यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जैसे सोशल इन्वायरमेंट का बात कर ले या बिजनेस इन्वायरमेंट का बात कर ले, तो फ्यूचर में जाके अगर आप 12th लेवल पे ये वीडियो देख रहे हो तो छोटे तौर पे और कम क्लासेस में ये टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये टॉपिक्स बहुत ही वाइड हैं। और फ्यूचर में जैसे बीकॉम या बीबीए आप आगे करोगे तो बिजनेस इन्वायरमेंट का तो बुक ही आ जाता है, और बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है। ठीक है, वो सेपरेट एक बुक ही आएगा, सेपरेट टॉपिक चलेंगे और मल्टीपल्स एग्जाम्पल, और कितना ज़्यादा ये एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है मैं क्या बताऊँ आपको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस इन्वायरमेंट। इसी से बिज़नेस का हर एक फैक्टर्स डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे सोशल इन्वायरमेंट का अगर हम बात करें, इसमें एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, इनोवेशन, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड किस तरह का है इनोवेशन को लेके। अगर कोई प्रोडक्ट में इनोवेशन आ रहा है, जैसे मोबाइल फ़ोन में कैमरा आया, तो लोगों का किस तरह से इस इनोवेशन पे नज़र गया। डुअल कैमरा आया, फ्रंट कैमरा आया, ट्रिपल कैमरा आया, है ना, वो 4 कैमरास तक आ गए। इस तरह के यहाँ पे ये चल रहा है कि इनोवेशन होते जा रहा है, फ़ोन स्लिम होते जा रहा है, फ़ोन में मल्टीपल फीचर्स ऐड ऑन की जा रही है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो लोगों का एटीट्यूड किस तरह का है इस इनोवेशन को लेके। अगर लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी इनोवेशंस हो रहा है उसे तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, तो उस कंट्री में उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उसका बिजनेस बहुत तेज़ी से राइज होगा। जो इनोवेट कर रहा है, आप ही देखोगे ना कि आपके ऐप का कितना तेज़ी से क्या होता है, अपडेट आता है। फ़ोन बार बार अपडेट करना पड़ता है, तो इनोवेशन हो रहा है। तो लोगों का क्या एटीट्यूड है इसको लेके। अगर लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, देन अब बिजनेस को ये सभी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। लाइफस्टाइल क्या है लोगों का, किस तरह से वो लिविंग स्टैंडर्ड उनका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन कर रहे हैं, प्रोडक्ट का किस तरह से डिमांड उनका बढ़ रहा है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि वो सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स में लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कितने कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने % लोग काम कर रहे हैं, उससे भी एक प्रोडक्ट का डिमांड अफेक्ट होगा। कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर चाहती क्या है, ठीक है, इससे भी अफेक्ट करेगा। कंसर्न ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। अब जिस तरह से, जैसे हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उस तरह का नहीं होता है, क्योंकि लोग ना हेल्थ फैसिलिटीज़ आसानी से अवेल कर पाते हैं, ना एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आसानी से अवेल कर पाते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में ये सभी चीज़ें धीरे धीरे अब ग्रो हो रही हैं। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मोर ओवर बहुत जगह पे काफ़ी अच्छा हो चुका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एवरेज लाइफ क्या है लोगों का। ठीक है, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस का डिमांड यहाँ पे
ये क्या होता है, तय होता है बिजनेस के प्रोडक्ट्स का डिमांड। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एक कंट्री में बर्थ रेट किस तरह का है, डेथ रेट किस तरह का है, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है, वहाँ के सोसाइटी को शो करता है कि बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो बहुत सारी चीज़ों को वो, अगर मान लेते हैं डेथ रेट ज़्यादा है तो डेथ रेट ज़्यादा है, तो इसका एक कंक्लूज़न ये भी निकलता है कि क्या हो रहा है कि वहाँ पे उस कंट्री में डेथ रेट ज़्यादा होने का जो वजह है वो है कि लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, ये भी है। तो सोशल इन्वायरमेंट को अगर लोग देखें तो बर्थ रेट अगर ज़्यादा या डेथ रेट ज़्यादा है तो उस तरह का बिजनेस वो क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह का बिजनेस आ गया या मेडिसिन का बिजनेस आ गया, तो ये सभी उस कंट्री को राइज करने में भी मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वहाँ का, और साथ ही साथ वो बिजनेस को भी ग्रो करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है शिफ्ट इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, कितना वो कौन से डिमांड, कौन से प्रोडक्ट की तरफ वो शिफ्ट कर रही है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट के बारे में यहाँ पे बात किया गया कि जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ेगा, और वो भी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का। लोग जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, अब वो क्या हो सकते हैं, जो भी बिजनेस उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है या एडल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ वो खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो डिमांड कर सकते हैं बेटर प्रोडक्ट कि हमें अब इतने में काम नहीं चलेगा, वी नीड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। कंज्यूमर हैबिट्स ऑफ द पीपल, कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पीपल, लोगों का कंजम्पशन हैबिट किस तरह का है। अब देखो इंडिया में डाइवर्स है कंजम्पशन हैबिट, अलग अलग तरह का, हर एक प्रोडक्ट का डिमांड, हर एक स्टेट में आप चले जाओ तो अगर फूड का अगर लेके अगर बात किया जाए तो फूड पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके साथ आप देख लो कि अगर क्लोथिंग का अगर हम बात करें तो क्लोथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हर जगह ये जो कंजम्पशन हैबिट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस डिज़ाइन भी करती है अपने प्रोडक्ट्स को, एक ही बिजनेस जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स लेके आ जाती है। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, कि फैमिली किस तरह का है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। अगर ज्वाइंट फैमिली होगा तो क्या होगा कि अब जैसे देखो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जिस जगह पे भी ज़्यादा होता है तो बिजनेस के पास ये एक ऑप्शन है, जैसे बिजनेस क्या करती है, किसी किसी प्रोडक्ट में फैमिली पैक लेके आती है। आपने सुना होगा, जैसे टूथपेस्ट में भी फैमिली पैक हो गया, यानी बड़ा वाला जो वो टूथपेस्ट आता है वो हो गया। फिर फैमिली पैक आपका सोप हो गया कि एक ही बार में मल्टीपल्स उसमें रहते हैं, 4-5 रहते हैं। उसके बाद आइसक्रीम्स हो गए, वो भी फैमिली पैक आते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जिस जगह पे ज़्यादा होता है, कॉम्पोजिशन फैमिली का जिस तरह का होता है, उस तरह का प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है, और न्यूक्लियर फैमिली उस तरह का डिमांड, आज जैसे कार के बारे में अगर हम लोग देख लें तो न्यूक्लियर फैमिली जिस तरह से मूव हो रहा है तो छोटे कार में भी लोगों का काम चल जा रहा है। ठीक है, छोटा कार ही वो परचेस करे, और छोटा कार में पैसे भी कम लग रहे हैं और उनका डिमांड भी कम है। तो अब यहाँ पे जो फर्म्स है वो क्या करेगी, छोटा कार ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। आप देखोगे कि जितना अगर हम बाइक का अगर बात कर ले या कार का अगर हम बात कर ले, तो जो बड़ा बड़ा जो कार वगैरह है वो ज़्यादा सेल नहीं होता है एज़ कंपेरिजन टू ऑल्टो। जैसे ऑल्टो हो गया, या अगर हम टाटा का नेक्सॉन वगैरह का अगर हम बात कर ले, तो ये सभी जो है ये न्यूक्लियर फैमिली के लिए है या एक छोटी फैमिली के लिए है। तो अब जैसे हम लोग देखें तो प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, जो प्रोडक्ट का डिमांड है कि कॉम्पोजिशन छोटा है, मतलब कॉम्पोजिशन क्या है, न्यूक्लियर फैमिली का है, तो उस तरह का प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, और अब जैसे बाइक का भी आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन या डिमांड ऑफ कंज्यूमर, तो बाइक में भी आप देखोगे जितना स्प्लेंडर, जितना पैशन, या फिर आप और भी बाइक का बात कर लो, जो डे टू डे बाइक्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं वो फर्म के द्वारा, और फैंसी बाइक्स जो हैं वो कम प्रोड्यूस किए जाते हैं, कम, क्योंकि उसका डिमांड कम है, जो लोग लेते हैं डेली बेसिस पे उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अधिकतर हमारे कंट्री में बाइक्स का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो कॉम्पोजिशन जिस तरह का है फैमिली का, वो भी एक प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करेगा। एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कस्टम और ट्रेडिशंस के बारे में, है ना, कस्टम ट्रेडिशंस, इसके बारे में हमें बात करना था। तो कस्टम या ट्रेडिशन या फिर फेस्टिवल सिस्टम्स का अगर हम बात कर ले, तो आप देखो कि इंडिया में मोस्टली हमारे
ईस्ट साइड में ये क्या हो जाता है, धनतेरस वगैरह का एक कल्चर है, ठीक है, दीपावली का कल्चर है। तो अब दीपावली या धनतेरस वगैरह में ये क्या होता है कि लोग गोल्ड वगैरह परचेस करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो परचेस करते हैं, या फिर वो बर्तन वगैरह वो परचेस करते हैं। अब ये इस समय में, इस सिचुएशन में क्या हो गया, उस तरह का हर एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड बढ़ रहा है ना, बाइक कार इन सभी चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है इन सभी में। तो एक कंट्री में उसका जो कस्टम है, किस तरह का ट्रेडिशन है, किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे हमारे कंट्री में मैरिजेस में भी क्या हो जाता है, इन सभी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाता है। अब जो भी वजह हो, ठीक है, एक नया फैमिली को बसाना हो, इसके वजह से बढ़ता है, या हमारे एक सिस्टम का, हमारे कंट्री का एक बैड साइड भी जो है, डाउरी का अगर हम लोग बात कर ले तो उसके वजह से बढ़ता हो। लेकिन जो कल्चर है, जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशंस है, उसके वजह से प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ता है, ठीक है। तो अब कोई भी सिस्टम के बारे में हम ये नहीं बात करने वाले हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है एक इकोनॉमी में, कंट्री में, सोसाइटी जिसे एक्सेप्ट कर रही है, अगर पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती तो वो नहीं रहता, सीधा सीधा बात यही है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हो रहा है, इसके वजह से वो ट्रेडिशन आज भी फॉलो हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जो भी ट्रेडिशन है हमारे इकोनॉमी का, हमारे सोसाइटी का, उसके वजह से एक बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ता है, और बिजनेस उस तरह का प्रोडक्ट भी लेके आती है जिस तरह का कंज्यूमर का डिमांड होगा, ठीक है, उस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी बिजनेस। सीधा सीधा यहाँ पे बात है कि सोसाइटी के बारे में, इन शॉर्ट जो भी सोसाइटी चाह रहा है, जो भी सोसाइटी का पैटर्न है, वो सभी सोशल इन्वायरमेंट में आ गए। तो होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो मैं चाहता तो इस टॉपिक को और भी शॉर्ट रख सकता था, आपका टॉपिक 15 to 20 मिनट्स में ये पूरा डायमेंशंस खत्म हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि डिस्कशंस होने चाहिए। अब इंटरेक्शन भले ही ना हो, लेकिन टॉपिक्स पे डिस्कशंस होने चाहिए कि हम लोग हर एक एंगल को अच्छे से समझें, ठीक है। तो आप डिटेल में कभी आप इन सभी वीडियोस को देखोगे तो आप सोचोगे, आप मल्टीपल एंगल्स को टच कर सकते हो। तो मेरा यही एक एम है यहाँ पे कि आपको डाइवर्स तरीके से सोचना सिखाऊं, या आप मल्टीपल चीज़ों को सोचो, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करो। और आप जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे उतना थिंकिंग कैपेसिटी आपका बढ़ेगा, और ना ही सिर्फ बल्कि एग्ज़ाम में आपका ये काम आएगा, और आगे भी आपके फ्यूचर लाइफ में ये काम आने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इतना से सीधा आप समझ लो कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसके वजह से बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ रहा है। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आज के डेट में AI क्यों ना हो, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सभी के वजह से बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ता है। जिस तरह का टेक्नोलॉजी आ रहा है, उस तरह से यहाँ पे क्या होगा, लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करेंगे, और लोग उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जैसे डिजिटल वॉचेस इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस, जैसे ये ट्रेडिशनल वॉच है, ठीक है, बट इट इज़ क्लासिक, ठीक है। अब ये प्रोफेशनल है, लेकिन डिजिटल वॉचेस का आज के डेट में डिमांड क्या हो जा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो जो कंपनी यहाँ पे ट्रेडिशनल वॉचेस बना रही थी, एनालॉग वॉचेस बना रही थी, वो कंपनी आज के डेट में डिजिटल वॉच भी बना रही है। और नो डाउट डिजिटल वॉच भी काफ़ी सेल हो रहा है, क्योंकि उसमें मल्टीपल फीचर्स आ चुके हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल फैब्रिक इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन, सिल्क फैब्रिक्स, सिल्क फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक के जगह पे आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का यूज़ होना, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट ऑन इंटरनेट, ठीक है। आज के डेट में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो लोग जिस तरह का प्रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रहा है, उस तरह से लोग यहाँ पे बिजनेसमैन को भी, बिजनेस को भी ढलना पड़ेगा, ठीक है। आज अगर लोगों का डिमांड है क्या कि वो ऑनलाइन पे करेंगे, ठीक है, कैश कम वो रख रहे हैं और कैश पेमेंट वो कम कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन को, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, वो UPI फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, वो डिजिटल फैसिलिटी रखनी पड़ेगी कि लोग आसानी से उसे पेमेंट कर दें। और इसी का एक हम लोग देख भी सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि आज के डेट में छोटा सा छोटा पानी पूरी वाला भी क्या कर रहा है, UPI वो QR कोड रखा हुआ है, वो रिक्शे वाले भी QR कोड को यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, कि वो डायरेक्ट वो क्या हो जाए, उनके अकाउंट में चला जाए। क्यों? क्योंकि लोग आज के डेट में इसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी चीज़ों का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल हो गया। तो इसमें क्या क्या हो गया, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, जितने भी तरह के साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, नए नए तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो बिज़नेस को अवेल करना पड़ेगा। इनोवेशंस में हमेशा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का देख लो, कंटिन्यूसली इनोवेट हो रहा है। वो एक प्रोडक्ट लेके आया तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ले करेगा ही करेगा वो, ठीक है, इनोवेशन लाएगा ही लाएगा। जैसे आप अगर लाइफ बॉय का भी अगर आप ऐड देखते होगे तो उसमें बताता है लाइफ बॉय बन गया नया लाइफ बॉय, या कोई भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नया आ चुका है, इसमें कुछ और ऐड हो गया, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें हमेशा वो करते रहते हैं, वो बिजनेस इन्वायरमेंट ये शो कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कुछ इनोवेशन आ रहा है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जैसे आईफोन का ही देख लो, तो आईफोन हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऊपर से या कुछ फीचर्स में चेंजेस नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनल में उसके सॉफ्टवेयर में या बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है। नेक्स्ट है न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। नया नया मेथड कि बिजनेस को किस तरह से किया जाए, टेक्निक्स क्या है प्रोडक्शन करने का। जैसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था, आज के डेट में कैपिटल इंटेंसिव का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, नए नए मेथड्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का तरीका आज के डेट में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ गई। नेक्स्ट इन्वायरमेंट हम लोग देखते हैं, डैट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आखिर क्या है? देखो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो भी हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिक्स है, वो सभी चीज़ें इसमें आ गई। तो इसमें क्या क्या आया? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गया। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है किसी भी चीज़ों को लेके, माइंडसेट क्या है उनका, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट जिस तरह से सपोर्ट करेगी उस तरह से वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट का डिमांड पैटर्न बढ़ेगा और बिजनेस उस तरह से ही काम कर पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बेंगलोर एंड हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन फॉर आईटी ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेंगलोर या हैदराबाद का अगर बात करें तो वहाँ पे आईटी सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, वहाँ के जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल क्लाइमेट है, वो काफ़ी सपोर्टिव है उन सभी चीज़ों को लेके। तो इसके वजह से वहाँ पे आईटी का डिमांड बढ़ा, आईटी कंपनीज का डिमांड बढ़ गया। तो ये बहुत ही मायने रखता है एक कंट्री में, एक स्टेट में, कि वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से क्या कर रही है, काम कर रही है, या क्या इंटरेस्ट है उनका। तो इसमें क्या क्या आ गया, गवर्नमेंट एटीट्यूड एंड द नेचर ऑफ इंटरवेंशन टुवर्ड्स वेरियस इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, क्या चाह रही है गवर्नमेंट, और वो किस तरह से इंटरवेन कर रही है, इंटरफेयर कर रही है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो वो चेक कर रही है या कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, इसके वजह से वो बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ता है। यहाँ पे प्रेशर बाय गवर्नमेंट एंड अलाइड एजेंसीज। तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशर क्रिएट करना और उसके और भी जो एजेंसीज है उसके उससे प्रेशर अगर क्रिएट करना, अगर वो प्रेशर क्रिएट कर रही है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उस बिज़नेस पे काफ़ी असर पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या पॉलिसी है, ये भी डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरह का माइंडसेट लेके आई है, बिजनेस को इनोवेट करना चाहती है, बिजनेस को बढ़ाना चाहती है या नहीं बढ़ाना चाहती है, ये भी काफ़ी यहाँ पे हमारा मायने रखता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूलिंग पार्टी एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी का नेचर क्या है, क्या चाह रही है वो बिजनेस से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंट्री का, वो क्या कहता है बिजनेस के बारे में और उसके बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में। इन सभी बातों का बिजनेस अगर ध्यान रखेगी तभी वो ग्रो कर पाएगी, अदरवाइज ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और लास्ट है हमारा इसमें डायमेंशन में लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट में क्या है, तो यहाँ पे देखो पॉलिटिकल और लीगल में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है कि पॉलिटिकल में और लीगल में अंतर क्या है। तो पॉलिटिकल में आप देखो गवर्नमेंट का बात वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बात ज़्यादा हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टी का एटीट्यूड के बारे में ज़्यादा बात हो रहा था। यहाँ पे लॉ के बारे में बात ज़्यादा होगा, लॉ के बारे में, एक्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में या कोर्ट का जजमेंट के बारे में,
ठीक है। तो ये सभी गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है इन सभी चीज़ों को, चाहे वो एक्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो या कोई भी कोर्ट का डिसीजन हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पे बात किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। एंड इट इज़ कंपल्सरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स। तो अब इसके वजह से क्या होता है कि आप देखोगे कि जो भी हमारे टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे ऐड आज के डेट में, पहले आते थे, आज के डेट में कोई भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का ऐड नहीं आता है। अगर आपको दिख रहा है तो वो कभी भी डायरेक्टली उसे वो एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एडवर्टाइज कर रहे हैं। आप देखोगे जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, बहुत सारे का हो गया, तो डायरेक्टली वो नहीं करते हैं, उसे वो इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे उसके नाम से वो सोडा, कैसेट सीरीज, ये सभी चीज़ें वो लेके आते हैं, है ना। तो डायरेक्टली उसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी वार्निंग सिगरेट्स के पैकेट्स पे या और भी जो पान मसाला वगैरह होता है उसके पैकेट्स पे वार्निंग दिया हो रहता है कि इससे कैंसर होता है। ये सभी चीज़ें ये एक्ट के द्वारा बोला गया है, इसी के वजह से वो लोगों को देना पड़ता है ना। नहीं तो कोई अपने प्रोडक्ट को जानबूझ के क्यों निगेटिव ऐड करेगा कि इससे खाने से कैंसर होता है, इससे बीमारी होती है, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये क्यों अपने ही प्रोडक्ट पे कोई लिखेगा। तो ये लॉ है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंगली उन्हें ये काम करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पास किया गया, वो इसमें आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑर्डर्स पास हुआ है वो इसमें आ जाएगा। जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जजमेंट कि कोर्ट उसके बारे में क्या कह रही है। जैसे लीकर इज़ बैन इन बिहार अगर बात किया जाए, सो कॉल्ड अगर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे खुले आम तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसका बिजनेस नहीं है। जो भी शॉप वगैरह था वो पहले था, लेकिन जजमेंट के बाद, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके बाद वो ऑफिशियली बैन हो चुका है ना। अनऑफिशियली का मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली ये सभी चीज़ें बैन हो चुकी है। नेक्स्ट है डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, जो भी गवर्नमेंट की कमीशन है, एजेंसीज है, उनके द्वारा जो भी डिसीजंस दिया गया है ये सभी लीगल इन्वायरमेंट में आ गया। तो ये जितने भी डायमेंशंस आपने पढ़ा, ये तो लास्ट था, अब जितना भी डायमेंशंस आपने देखा, ये सभी डायमेंशंस किस चीज़ों को शो कर रहा है कि बिजनेस को इन सभी पे क्या करना है, सोचना है, इन सभी को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना है। तो ये हमारा डायमेंशन वाला टॉपिक था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक, एक और टॉपिक बचा हुआ है डीमोनेटाइजेशन, वो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।